अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको समझ में आ गया, जो ये कहती है कि किसी भी दो वेरिएबल जिनको हम स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप है। नल हाइपोथेसिस समझ में आ गया कि कोई भी दो वेरिएबल्स या जो भी वेरिएबल्स हम स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस है। और हाइपोथेसिस क्या है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है। ये टेंटेटिव स्टेटमेंट क्या है कि ये है कि यहाँ पर रिलेशनशिप हो भी सकती है और ना भी हो सकती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी और एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही होगी। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं लेसन फर्स्ट, लेसन सेकंड एंड लेसन थर्ड। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेसन फोर्थ। एक बार मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि लेसन फर्स्ट में हमने रिसर्च की टाइप्स और स्टेप्स किए। रिसर्च के कौन कौन से स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स में जो जो नई नई टर्म्स हमें देखने को मिली। उसके बाद हमने सेकंड लेसन में क्या किया? रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी की, जो कि रिसर्च की टर्मिनोलॉजी में हमें देखने को मिली थी। फिर हमने किया वेरिएबल एंड कंस्ट्रक्ट, लेसन थर्ड, जहाँ पर हमने अलग अलग वेरिएबल्स के बारे में स्टडी की। और अब इस चैप्टर में लेसन फोर्थ में हम करने वाले हैं हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एंड सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, क्या होती है हाइपोथेसिस, कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, क्यों करते हैं, सैम्पल किसे कहेंगे, सैम्पलिंग किसे कहेंगे, और सैम्पलिंग के कौन कौन सी टेक्निक्स है, सैम्पलिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज अंकुश टिप्टान, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको हाइपोथेसिस समझना होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल लिया था इग्नू का। आपको एक टर्म देखने को मिलती है, आपकी जो अभी डेट शीट आई हुई है एग्ज़ाम्स की दिसंबर, तो वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि टेंटेटिव डेट शीट। अब आपको ये सोचना चाहिए था कि ये टेंटेटिव डेट शीट क्यों लिखा है यहाँ पर। टेंटेटिव का मीनिंग समझते हैं क्या होता है? टेंटेटिव का मीनिंग होता है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी डेट शीट में चेंज हो सकता है, सिंपली। ठीक है, क्या है यहाँ पर? पॉसिबिलिटीज़। ये भी संभव है कि आपकी उसी डेट को, जो डेट शीट में आपको डेट प्रोवाइड की गई है, मान लीजिए 3, 4, 5 के आपके एग्ज़ाम्स है दिसंबर में, तो आपको हो सकता है 3, 4, 5 का ही हो एग्ज़ाम, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर चेंज हो सकता है। संभावित स्टेटमेंट या संभावित हम कह सकते हैं डेट शीट जो आपको प्रोवाइड की जाती है उसको कहते हैं हम टेंटेटिव डेट शीट या टेंटेटिव स्टेटमेंट्स। जिन स्टेटमेंट्स में डाउट होता है कि होंगी या नहीं होंगी। ये दो चीज़ें होती हैं। अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर हम स्टेटमेंट चेंज करेंगे। समझ रहे हैं? तो हाइपोथेसिस और टेंटेटिव पर मैं इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं बार बार टेंटेटिव बता रहा हूँ आपको? क्योंकि जो हाइपोथेसिस होती है ना, वो टेंटेटिव स्टेटमेंट ही होती है। समझ रहे हैं? रिसर्च में जो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट, जो हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, वो टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। इसको हम एक रफ पेज पे समझते हैं, सारे के सारे टॉपिक को थ्योरी पर फिर आएंगे। अंडरस्टैंड? चलिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस के मैं जनरली आपको बता देता हूं। एक पार्ट होता है हाइपोथेसिस का, जो टाइप होते हैं नल हाइपोथेसिस, और एक होती है हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड टॉपिक ऑफ हाइपोथेसिस एंड द एरर और सैम्पलिंग, देन यू हैव टू पे एडिशनल एक्स्ट्रा अटेंशंस रादर देन अदर वीडियोस। आपको दूसरी वीडियोस की कंपैरिजन में इस वीडियो में ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। अगर आपने ज़रा सी भी डिस्ट्रैक्शंस की तो यूँ समझ लीजिए आपको ये टॉपिक समझ में आएगा ही नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको यहाँ पर संभावना है कि हो सकता है आपको समझ में आ जाए, लेकिन आप ज़रा से भी टॉपिक से भटके तो ये समझ लीजिए आपको टॉपिक शुरू से करना होगा, समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं? ये नल हाइपोथेसिस जो होती है इसको हम डिनोट करते हैं H नोट से, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसको करते हैं H1 से। रिसर्च में क्या होता है कि हम जब भी हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिसर्च की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। अंडरस्टैंड? फिर हम क्या करते हैं? लिटरेचर रिव्यू करते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते हैं, जितनी भी नॉलेज हम इकट्ठा कर सकें। उसके बाद हमारा स्टेप आता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। हाइपोथेसिस में दो तरह की हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती है? जहाँ पर जो वेरिएबल्स हम स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में कोई भी सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप नहीं शो होगी। हम ये कहेंगे नल हाइपोथेसिस कौन सी होगी? ये कहती है कि
देयर इज नो सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या होंगे शायद आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन अभी हम एग्जांपल से समझने की पूरी कोशिश करेंगे इसको। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहती है, देयर इज सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अल्टरनेटिव कहती है कि जो वेरिएबल्स हम स्टडी करें उनके बीच में रिलेशनशिप है, और नल हाइपोथेसिस कहती है कि इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं है। अब ये अल्टरनेटिव नल शायद आपको समझ नहीं आए, अब हम एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, एक तो है हमारे पास पैरासीटामोल, पीसीएम हम कहेंगे इसको, ठीक है। पैरासीटामोल से क्या होता है, आपके फीवर में आपको देखने को मिलेगा कि आपका बुखार जो होता है, आपको फीवर होता है, वो कम हो जाता है, समझ रहे हैं। या फिर हम यहाँ पर इसको कंबाइन करके देखेंगे, पैरासीटामोल को, बॉडी में जो पेन है वो उसमें हमें रिलीफ मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बॉडी पेन रिलीफ। ओके, ये होगी हमारी पहली स्टेटमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट क्या होती है, आपके पास एक और सॉल्ट है एवोमाइन और बॉडी पेन रिलीफ। अब आप ये सोचेंगे ये एवोमाइन क्या होता है। देखिए मैं आपको एक बार नॉर्मली बता देता हूँ कि जब पैरासीटामोल हम कब लेते हैं, जब हमें बुखार होता है या शरीर में थोड़ी बहुत थकावट होती है, तब जो डॉक्टर ये दे देते हैं। लेकिन एवोमाइन क्या होती है, एवोमाइन उनके लिए होती है जिनको ट्रैवलिंग के दौरान वॉमिटिंग की जो प्रॉब्लम होती है, उनके लिए एवोमाइन मेडिसिन है। हम ये कह सकते हैं सिंपल, ये वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए है, ठीक है। तो अब ये देखिए, पैरासीटामोल से बॉडी पेन रिलीफ, ये तो हमें समझ में आता है कि लोगों ने पैरासीटामोल खाई और उनकी बॉडी में क्या हो गया, आराम देखने को मिला, ठीक है। लेकिन एवोमाइन के लेने से बॉडी में जो पेन रिलीफ है ये थोड़ा होगा, वो तो सिर्फ वॉमिटिंग को कंट्रोल करेगा, सीधी सी बात है ना। तो अब यहाँ पर रिसर्च में क्या होता है, हमें दो हाइपोथेसिस बनानी होती है, एक तो होगी नल हाइपोथेसिस, एक होगी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। रिसर्च के जो स्टेप्स हैं वो क्या कहते हैं, हमेशा हमें नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी होगी, समझ रहे हैं। नल हाइपोथेसिस हमेशा रिजेक्ट करनी होगी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना होगा। एग्जांपल से समझते हैं, आप ऐसे तो कंफ्यूज रहेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर मैं स्टेटमेंट बनाता हूँ। सबसे पहले हमारी नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, H0 देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब मैं बिटवीन वेरिएबल्स इसलिए लिख रहा हूँ, ये वेरिएबल्स क्या हैं, पैरासीटामोल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और बॉडी रिलीफ पेन ये डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपने वेरिएबल्स की वीडियो देखी होगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो पैरासीटामोल इंडिपेंडेंट, बॉडी पेन रिलीफ डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि पैरासीटामोल आप लें या ना लें, आपकी बॉडी के पेन में कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। नल हाइपोथेसिस ये कहती है, और नल हाइपोथेसिस का काम ही ये है, नल मीन्स जीरो, कि यहाँ पर इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो ज़ीरो है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अब आपको क्लियर हो गया होगा नल हाइपोथेसिस होती क्या है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, रिसर्च का हमारा टॉपिक क्या है, हमें तो यही प्रूव करना है कि पैरासीटामोल खाने से क्या होता है, बॉडी के पेन में रिलीफ हो जाएगा। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसीलिए बनाई जाती है कि हम ये प्रूव कर सकें, देयर इज ए सिग्निफिकेंस या सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ये कहती है कि इन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, कि कोई ना कोई रिलेशनशिप तो है, क्योंकि पैरासीटामोल जब हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में हमें आराम मिल रहा है, हमारा फीवर कम हो रहा है, हमारी जो बॉडी में जो थोड़ा बहुत दर्द है उसमें भी हमें आराम देखने को मिला। तो इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई रिलेशनशिप है। और हमें प्रूव क्या करना है कि पीसीएम को कंज्यूम करने से बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, यही तो प्रूव करना है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, H0 को जो हमारी क्या है, ये वाली जो नल हाइपोथेसिस है, इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। यही हमारा है जो रूल है कि हम इन जो ये स्टेप्स हैं ये हमें उठाने होंगे। रिजेक्ट करते ही हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर चले जाएंगे कि ये तो हमने कर दी है रिजेक्ट, ये हमारे स्टेप हैं। अब H1 पर चले गए, अब हमें इसको करना होगा प्रूव।
ऐसे होती है रिसर्च, सिंपल। अब मैंने ये 2 एग्जाम्पल क्यों लिए? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको समझ में आ गया, जो ये कहती है कि किसी भी 2 वेरिएबल जिनको हम स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप है। नल हाइपोथेसिस समझ में आ गया कि कोई भी 2 वेरिएबल्स या जो भी वेरिएबल्स हम स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस है। और हाइपोथेसिस क्या है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है। ये टेंटेटिव स्टेटमेंट क्या है कि ये है कि यहाँ पर रिलेशनशिप हो भी सकती है और न भी हो सकती है। समझ गए? ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई? अगर नहीं हुई है क्लियर तो कमेंट सेक्शन में हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। अब बात आती है एरर की। ये भी तो पॉसिबल है कि आपको पीसीएम और बॉडी पेन रिलीफ में गलती भी तो हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी है कि इसमें आराम ही हो आपको। इट मे बी पॉसिबल, एरर यहाँ पर भी हो सकती है। तो एरर कौन कौन सी होती है यहाँ पर? इन एरर्स को बोलते हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। अब ये टाइप 1 एरर क्या होगी, टाइप 2 एरर क्या होगी, ये समझ लेते हैं। ये पहले हम चलते हैं इस डायरेक्ट थियरी पर एरर्स की, क्योंकि अभी देखिए एग्जांपल्स फिर ही आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए छोटी सी स्टेटमेंट है यहाँ पर 2, अगर आपको ये समझ में आ जाती है तो इसका मतलब आप इन हाइपोथेसिस को समझने के योग्य हो गए हैं। टाइप 1 एरर कहती है कि हम जब एक नल हाइपोथेसिस जो कि ट्रू है उसको हम क्या कर दें? रिजेक्ट कर दें। क्या कर दें? रिजेक्ट कर दें। टाइप 1 एरर होगी। टाइप 2 एरर कहती है कि जब हम नल हाइपोथेसिस जो कि फॉल्स है तो उसको हम एक्सेप्ट कर ले, तो वो क्या होगी? टाइप 2 एरर होगी। समझ रहे हैं? शायद नहीं समझ रहे हैं भाई, अच्छे नहीं समझ पाते शुरुआत में। तो जिसने पहली बार ही रिसर्च किया वो कैसे समझेगा बताओ? इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम एग्जाम्पल वहीं पे लिखेंगे। चलो यहीं पर हम राइट डाउन करते हैं एग्जाम्पल्स को ताकि क्लियर हो। देखिए हमने वहाँ पर क्या लिखा? पीसीएम और बॉडी पेन रिलीफ, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हमारी नल हाइपोथेसिस क्या कहती है? एच नोट से डिनोट करूँगा मैं, नो रिलेशनशिप। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहती है? रिलेशनशिप है। ऐसा ही होता है ना। एक हमने एग्जांपल लिया वहाँ पर एवोमाइन और बॉडी पेन रिलीफ। अंडरस्टैंड? यहाँ पर भी क्या कहेगी नल हाइपोथेसिस? देयर इज नो सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप बिटवीन दिस वेरिएबल। तो यहाँ पर भी नल हाइपोथेसिस सेम रहेगी, यही कहेगी कि बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। H1 क्या कहेगा? कि रिलेशनशिप है। अब आप एरर्स देखिए क्या है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इसका। देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा? नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट, नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट, रिलेशनशिप एग्जिस्ट, रिलेशनशिप एग्जिस्ट, दैट्स इट। दोनों में सही में कुछ भी फ़र्क नहीं है। लेकिन पीसीएम के खाने से बॉडी में आराम मिलता है ना, हमें यही प्रूव करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? जो ये नो रिलेशनशिप हम कह रहे हैं ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि रिलेशनशिप तो है, एग्जिस्ट। एक्चुअली में हमें पता है कि रिलेशनशिप दोनों के बीच में है, लेकिन हमें ये स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, सीधी सी बात। तो ये स्टेटमेंट कौन सी होगी? फॉल्स होगी। अब ये देखिए नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट। एवोमाइन जो मेडिसिन आपकी वोमिटिंग को कंट्रोल करे वो आपके बॉडी पेन में कैसे रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है? नॉट पॉसिबल। तो ये कहती है कि नो रिलेशनशिप। नो रिलेशनशिप मीन्स ये तो ट्रू बोल रही है, सच बात है। समझ गए? हमारा काम क्या है रिसर्च में? एच नोट को रिजेक्ट करना, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। एच नोट क्या कहेगी? किसी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये भी सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पर जो रिलेशनशिप जो हमारी एच नोट है, नल हाइपोथेसिस है, वो ट्रू नल हाइपोथेसिस है। हकीकत में ही कोई रिलेशनशिप है ही नहीं उनके बीच में। और अगर हम इसी को रिजेक्ट कर देंगे, मान लीजिए हमने इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर देते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? H1 को एक्सेप्ट करना। और अब आप इसको मान लीजिए एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब आप हैं एवोमाइन के बीच में और बॉडी पेन रिलीफ के बीच में आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल होगी। समझे? ये है टाइप 2 एरर। सॉरी, टाइप 2 एरर नहीं, देखिए ट्रू नल हाइपोथेसिस, ये है टाइप 1 एरर। अंडरस्टैंड? टाइप 1 एरर।
क्या होती है हमारे पास, जब नल हाइपोथेसिस जो कहती है एवोमाइन बॉडी रिलीफ पेन, बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, हमें भी पता है ये वॉमिटिंग की मेडिसिन है, ये बॉडी पेन रिलीफ में हमें बॉडी में पेन हो रहा है तब हमें रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो ये नल हाइपोथेसिस सरासर सच बोल रही है ना, ये बिल्कुल सच बोल रही है कि दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं हमारे स्टेप्स के अकॉर्डिंग, तो हमें उसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को प्रूव करना होगा। और ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहती है, देयर इज अ सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप बिटवीन एवोमाइन एंड बीपीआर, बॉडी पेन रिलीफ। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम एक नल हाइपोथेसिस जो कि नेचर में एक्चुअल में क्या है, ट्रू है, उसको अगर हम रिजेक्ट करके अगर हम एक्सेप्ट करने की कोशिश करें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, ये सरासर हमारी गलती होगी, जिसको हम कहेंगे टाइप 1 एरर। ठीक है, एरर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिसके बीच में रिलेशनशिप हो ही नहीं सकती हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट्स वाई हम इसको एरर बोल रहे हैं। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर जो सेकंड आती है ये क्या कहती है, फोल्स स्टेटमेंट, नो रिलेशनशिप है, ये फोल्स है। अगर ये काम क्या है हमारा, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट ही करना है, सीधी सी बात है, तभी तो हम आगे फर्दर स्टेप्स उठा पाएंगे रिसर्च में। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि पीसीएम और बीपीआर में रिलेशनशिप है, नल हाइपोथेसिस का काम ही है कि नो हाइपोथेसिस शो करना, नो रिलेशनशिप शो करना, लेकिन हमने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब आप मान लीजिए कोई पीसीएम दवा बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, उसने ये हाइपोथेसिस क्रिएट की कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन पीसीएम एंड बॉडी पेन रिलीफ। अगर भाई रिलेशनशिप है ही नहीं तो फिर आप मेडिसिन बना ही क्यों रहे हैं, सीधी सी बात है ना। तो इसीलिए अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उन्होंने मान लिया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को ही उन्होंने ये मान लिया कि इनके बीच में रिलेशनशिप होती ही नहीं, और ये मान लिया तो फिर आप आगे करेंगे क्या, जो हमारी रिसर्च तो वहीं पर स्टॉप हो गई। तो इसीलिए अगर हम फोल्स नल हाइपोथेसिस जो कि फोल्स है उसे अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या होगी, हमारे पास टाइप 2 एरर होगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, सीधा सा फंडा था। ठीक है, क्या था, हाइपोथेसिस जो होती है वो टेंटेटिव स्टेटमेंट होती हैं जहाँ पर संभावनाएं होती हैं कि कुछ स्टेटमेंट सच हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। एग्जाम्पल के टाइप में हम लेंगे तो हम कहेंगे कि पैरासीटामोल का बॉडी के पेन में रिलीफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब जो नहीं हो सकता ये तो हमने बना दी नल हाइपोथेसिस, अगर जो हो सकता है वो हमने कर दिया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस का काम ही हमारा क्या है, रिजेक्ट करना, तभी हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आगे जो क्या कर पाएंगे, उसको प्रूव कर पाएंगे, वैलिड प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, एरर्स ये कहती हैं कि मान लीजिए आपकी हाइपोथेसिस है जो नल हाइपोथेसिस वो ट्रू है, अगर आप उसे क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे तो आपकी टाइप 1 एरर होगी। अगर आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और उसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो टाइप 2 एरर हो जाती है। सिंपल, जितना सिंपल मैं कोशिश कर सकता था मैंने की, लेकिन फिर भी हो सकता है आपको समझ में ना आए तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो भी ज़रूर बना दूंगा। तो नल हाइपोथेसिस दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा था कि ये कॉन्सेप्ट बड़ा थोड़ा सा टेढ़ा है और आपको अटेंशन थोड़ी सी ज़्यादा पे करनी होगी। यहाँ से मुझे लगता है आपको कवर हो गया होगा। अब हम सैम्पलिंग पर चलते हैं, ये थियरी आप खुद पढ़िएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, वो नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, टाइप 1 और टाइप 2 एरर पर देखने को मिलेगा। किसी भी तरह का हाइपोथेसिस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सैम्पलिंग। अब देखिए सैम्पलिंग किसे कहेंगे। एग्जाम्पल क्या लिया था मैंने प्रीवियस वीडियो में कि हमारे पास एक पर्सन है जिसका हमने क्या लेना है, ये पर्सन की बॉडी है और ये बॉडी में से हम क्या करेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे। अब हम इस ब्लड को ब्लड सैंपल ही क्यों बोलते हैं, देखिए पहले मैं शुरुआत से ही शुरू कर रहा हूँ। ब्लड सैंपल को ब्लड सैंपल क्यों बोलते हैं, क्या आप ये सोचिए, मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर कहता है कि मुझे आपका ब्लड टेस्ट करना होगा, क्या आप सारे ब्लड को देंगे टेस्ट करने के लिए? नॉट पॉसिबल, हम कंप्लीट ब्लड नहीं दे सकते। अगर दे दिया तो फिर आपका चेकअप कौन करेगा, फिर तो आप होंगे ही नहीं, है ना। तो ब्लड सैंपल को ब्लड सैंपल किस लिए बोला जाता है, कंप्लीट बॉडी, मान लीजिए ये इतना सारा ब्लड है आपका, ठीक है, और ये क्या है, ये बना ली हमने एक सिरिंज, ठीक है, अब ऐसी ही बनी है भाई मुझसे तो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस ब्लड में से, ये जो कंप्लीट ब्लड है ये हमारी बॉडी,
इसमें से किसी भी एक पार्ट से हम ब्लड को थोड़ा सा सैंपल, हम कहेंगे थोड़ा सा उसमें से पार्ट निकाल लेंगे और उसको कहाँ पर भेज देंगे, लैब में भेज देंगे। वो लैब क्या करेगी, उसको टेस्ट करेगी और फिर हमारी जो कंप्लीट बॉडी को, जो ये सैंपल होगा ना, ये सिरिंज होगी ब्लड की, ये हमारी कंप्लीट बॉडी को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि ये इस पर्सन का ब्लड है, इसमें ये एबनॉर्मैलिटीज़ या नॉर्मैलिटीज़ होने कोई चांसेस हैं। ठीक है, तो यही है सैम्पलिंग, मेन यही है। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल और कितना छोटा सा एग्जाम्पल था, आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि कंप्लीट जो ब्लड है उसमें से हम जब एक छोटा सा पार्ट निकालने के लिए कि ये हमारे कंप्लीट ब्लड को रिप्रेजेंट कर सके, उसको हम कहेंगे सैंपल, ब्लड सैंपल। अब यही आती है रिसर्च में टॉपिक की सैम्पलिंग क्या होती है, सैंपल किसे कहेंगे। फिर कुछ टर्मिनोलॉजी को बात कर लेता हूँ मैं, पॉपुलेशन, सैंपल, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग मेथड एंड सैंपल साइज। अब इन सभी को यहीं से हम कवर करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि मैं तो टर्मिनोलॉजी पर चला गया। अब यहाँ पर जो आपको सुनने को मिला ना, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होती है जहाँ पर हमें रिसर्च करनी है। मान लीजिए आपने क्या करना है, एक टीचिंग मेथड, या फिर आपको क्या करना होगा, कॉफ़ी वाला एग्जाम्पल ही सही रहेगा हमारा, इफेक्ट ऑफ कॉफ़ी ऑन अलर्टनेस। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कॉफ़ी ऑन अलर्टनेस। अब कॉफ़ी देखिए वर्ल्ड वाइड है, सही है, सभी पीते हैं कॉफ़ी, लेकिन हमें ये देखना है कि कॉफ़ी को पीने से इफेक्ट क्या होता है, अलर्टनेस बढ़ जाती है, सीधी, ये तो पता तो है, लेकिन अब हम रिसर्च में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉफ़ी और अलर्टनेस के बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो एक सैंपल उठाना होगा जिस पर हमें जो क्या कर सकते हैं, अपनी रिसर्च को वैलिड प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सैंपल क्या होगा, ये पॉपुलेशन, एक पूरे बड़े संसार में आप किसे चूज़ करेंगे कि ये मेरी जो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनेगा, कैसे चूज़ करते हैं बताइए। हो सकता है अभी जो आपके माइंड में चल रहा हो ये होगा कि मैं अपने घर के पर्सन को ले लूँगा, या मेरी जो बुआ के लड़के को ले लूँगा, या मेरे मामा के बच्चों को ले लूँगा, ऐसे आपके माइंड में थॉट चल रहे होंगे। तो वो क्या होगा, क्या वो कंप्लीट पॉपुलेशन है? नहीं, वो कंप्लीट पॉपुलेशन में से एक हिस्सा है जो कि आपने अपनी मर्जी से उसमें से वो सैंपल उठा लिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कंप्लीट पॉपुलेशन को तो आप कॉफ़ी पिलाने से रहे कि मैं देखता हूँ चलो इनकी अलर्टनेस, ऐसा तो संभव होगा ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, इस कंप्लीट पॉपुलेशन में से कुछ 20-50 लोगों को आप क्या करेंगे, बुला लेंगे और उन पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो ये 50 लोग हैं ये क्या है, हमारा ब्लड सैंपल है, जैसे कि हमने वहाँ पर लिया, समझ रहे हैं। और जो ये पॉपुलेशन है ये कंप्लीट बॉडी का ब्लड है, सीधी सी बात, जो कंप्लीट पॉपुलेशन होगी उसमें से हमने 50 लोग निकाल लिए और ये 50 लोग क्या करेंगे, इन पर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। और जब हम इन पर एक्सपेरिमेंट कर देंगे तब हम इनको सभी पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 50 लोग हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे होल पॉपुलेशन को, और ये जो 50 लोग हैं इन्हीं को हम क्या कहेंगे, सैंपल। समझ गए, ये होता है सैंपल। अब पॉपुलेशन भी समझ में आ गई आपको, सैंपल भी समझ में आ गया। ठीक है, सैंपलिंग क्या होगी, कंप्लीट प्रोसेस को हम सैंपलिंग कहते हैं कि कैसे हम, जो हमारा गोल क्या है, कैसे हम इनको उठाने की कोशिश करें, उठाना मीन्स चूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट प्रोसेस को हम सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग के जो मेथड है, स्ट्राटिफाइड, कन्वीनियंस, रैंडम सैम्पलिंग, और भी हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। सैम्पलिंग में पॉपुलेशन, सैंपल, ये हमने समझा, कंप्लीट पॉपुलेशन जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, जिसको एक रिसर्चर का जिसका इंटरेस्ट है कि मैं इस पॉपुलेशन पर काम करूंगा, उसको एक पॉपुलेशन बोल दिया जाता है। और जिन पर काम किया जाता है उस पॉपुलेशन में से जो कुछ पर्सन, पर्टिकुलर सिलेक्टेड पर्सन निकाल के, उनको हम सैंपल कहते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम ये होता है कि हम किस फ्रेम से, कहाँ से हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमें जो कंपनी पर काम, वो हमारी रिसर्च करना चाहते हैं कॉफ़ी का, तो कंपनी में एक लिस्ट होगी एम्प्लॉयज़ की, तो हमने क्या किया, वो लिस्ट में से ही, वो लिस्ट को क्या समझ लिया, पॉपुलेशन। तो वो सैम्पलिंग फ्रेम हो गया कि हम किस फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं। सैम्पल साइज़, जो हमने 50 चूज़ किया उसको कहेंगे सैम्पल साइज़। जो इंडिविजुअल, नंबर ऑफ़ सिलेक्टेड इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, फैमिली, जो कि हमारी जो एक्सपेरिमेंट या रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे, सिंपली उनको कहेंगे सैम्पल साइज़। ओके, ये काफ़ी इजी था, है ना, हाइपोथेसिस से तो काफ़ी इजी था। अब इजी थोड़ा सा टफ होने वाला है, हो सकता है आपको लगे, लेकिन इतना है नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सैम्पलिंग के मेथड है। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सैम्पलिंग तो आप समझ गए कि हमें पॉपुलेशन में से सैंपल निकालना है, इसको हम कहेंगे सैम्पलिंग, ये है सैम्पलिंग मेथड। लेकिन किस मेथड से हम निकाल रहे हैं ये
प्रोबेबिलिटी बताएगी, नॉन प्रोबेबिलिटी बताएगी। अब मान लीजिए आप एक पॉपुलेशन से, ये हमारी पॉपुलेशन है 1000 पीपल्स की, और आपने इनमें से 100 पीपल निकालने हैं, 100, ठीक है। 100 ये हमारा क्या होगा, सैंपल होगा, और यही हमारा सैंपल साइज़ होगा। 100 है जो सैंपल साइज़ होगा, ये पॉपुलेशन हो जाती है, ठीक है। अगर आपके कंप्लीट पॉपुलेशन में से जो 1000 जो ये लोग हैं आपके पॉपुलेशन में, इन सभी के पास इक्वल चांस है कि वो पॉपुलेशन का सैंपल का हिस्सा बन सकते हैं। कंप्लीट पॉपुलेशन है ना 1000 लोगों की, इसमें जो हर एक पर्सन के पास, एवरी सिंगल इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी कि वो सेलेक्ट हो जाए सैंपल में। इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स हम यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग का तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, तो बाद की बात है, लेकिन इक्वल चांस का मतलब क्या है। मान लीजिए मैं आपको ये एग्जांपल दूँ कि मैंने 1000 लोगों की यहाँ पर एक जो स्लिप बनाकर, जो पर्ची बनाते हैं हम, उस पर लिखकर नाम सभी के इस बाउल में डाल दिए। अब आप ये बताइए, अगर आपको मैं बोल दूं कि इस बच्चे के कितने चांस है, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के कितने चांस है कि वो बाहर पर्ची में उसका नाम आएगा, आप क्या कहेंगे? 1/1000। ऑब्वियस ही बात है कि हर एक बच्चे के पास उतना ही चांस है जितना सभी के पास है, समझ रहे हैं। तो यही है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस होता है कि वो सैंपल में पार्टिसिपेट कर पाएगा, वो एक सैंपल में हिस्सा बन पाएगा, तो वो होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में किसी के पास कोई चांस नहीं होता, ठीक है, किसी को पता होता ही नहीं कि मैं सैंपल में का पार्टिसिपेट बनूंगा या नहीं बनूंगा, तो उसको कहेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। अब इनके पार्ट्स को भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको ही अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को। रैंडम सिलेक्शन जो मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर आपको रैंडम सिलेक्शन देखने को मिलेगा। रैंडम मीन्स जैसे कि मैंने अभी पर्ची वाला एग्जांपल दिया, रैंडमली आप चूज़ कर रहे हैं, हर एक के पास है जो इक्वल नंबर चांस है, ठीक है। इक्वल प्रोबेबिलिटी की मीन्स इक्वल प्रोबेबिलिटी है, सभी के पास हर एक जो बराबर संभावना है कि तुम भी इसकी पर्ची में तुम्हारा नाम भी आ सकता है और मेरा नाम भी आ सकता है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस क्या कहती है कि हम इन जो इस मेथड से, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, यहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं जो डाटा हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो इसको हमें जर्नलाइज करने में, लोगों पर अप्लाई करने में ज़्यादा मदद मिल जाती है। जैसे कि अब मैंने बताया आपको कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1000 लोगों का सैंपल लिया, ठीक है। अब ये मान लीजिए आपने आपके शहर में से 1000 लोगों का सैंपल लिया, ठीक है। 1000 आपके शहर में कॉफ़ी और अलर्टनेस का है जो आपने एक्सपेरिमेंट किया। अब आपने दूर दूर से बंदे जो आपके अननोन है, सभी के पास पूरा बराबर चांस था, आपने वैसे नाम लिख दिया कि इस कॉलोनी में से ये, इस कॉलोनी में से ये, एग्जाम्पल के हम तौर से समझ रहे हैं इसको। तो वहाँ पर आपको क्या हुआ, एक डाटा मिल गया, और डाटा मिलने के बाद आपने देखा कॉफ़ी से अलर्टनेस जो बढ़ जाती है। तो अब जो रैंडम सैम्पलिंग थी ना, उसकी वजह से हम उसको जर्नलाइज कर पाएंगे। और यही मान लीजिए आप सिर्फ अपने घर के मेंबर पर, 4 मेंबर आपके पास हैं, उन्हीं पर आप है जो क्या कर रहे हैं, कॉफ़ी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि दूसरों के लिए भी अलर्टनेस है जो बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो सैम्पलिंग है, जो आपने सैंपल चूज़ करे, जिन लोगों को आपने पार्टिसिपेट करवाया अपने रिसर्च में, वो आपके घर की हैं, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से वो नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड आ जाएगा, ठीक है। तो हमको उसे जर्नलाइज करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये कहती है हमारे को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यहाँ पर अब आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी सब टाइप्स हैं। सबसे पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जो कि अभी मैंने बाउल वाला एग्जांपल दिया कि आप सिंपली रैंडम सैंपल करते हैं। आपने क्या किया, पर्ची बनाई, एक लिस्ट बनाई, जिन जिन स्टूडेंट्स को आपको जो सैंपल में, या पॉपुलेशन की एक लिस्ट बना दी, उस पॉपुलेशन में से आप रैंडमली उनको चूज़ कर रहे हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सैंपल को निकाल रहे हैं। स्ट्राटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब स्ट्राटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को समझने के लिए हमें एक और एग्जांपल लेना होगा। मान लीजिए आपके जो डिस्ट्रिक्ट में 10,000 पॉपुलेशन है, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो चिल्ड्रन हैं वो कितने होंगे, 2000, अडल्ट होंगे मान लीजिए 3000, मिडल एज के जो पर्सन होंगे वो मान लीजिए 4000, और ओल्ड एज के पर्सन होंगे वो होंगे मान लीजिए 1000। हो गए 10,000, काउंट कर लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने 10,000 आपके पास लोग हैं, लेकिन आपको सैंपल कितना लेना है, मान लीजिए आपको लेना होगा यहाँ पर 100 का, ठीक है। 100 का आपको सैंपल लेना है, 10,000 में से 100 का सैंपल आपको लेना है।
तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, 10,000 लोग, एक तो सिंपल टेक्निक थी, आप क्या करें 10,000 लोगों की पर्ची बनाएं और उसमें से आप रैंडमली चूज़ करें, वो तो हो गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, समझ रहे हैं। अगर हमें स्ट्राटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पर क्या बना दिए, ये स्ट्राटा बना दिए, छोटे छोटे ग्रुप बना दिए, ठीक है। इनको क्या कहेंगे हम, छोटे छोटे ग्रुप्स को स्ट्राटा कहेंगे। छोटे छोटे ग्रुप्स हमने बना दिए कि चिल्ड्रन अलग कैटेगरी में डाल दिए, अडल्ट, मिडल और ओल्ड एज हमने 4 कैटेगरी बना दी। ये 4 क्या हैं, स्ट्राटा ग्रुप हैं, हमारे छोटे छोटे झुंड हैं, ग्रुप हैं, ठीक है। अब इन स्ट्राटा से जो ये चिल्ड्रंस हैं, अडल्ट्स हैं, मिडल हैं, इनसे हम कैसे सैंपल कलेक्ट करें, कैसे ये डिफ़ाइन करें कि हमें इतने ही पर्सन 100 सैंपल बनाने के लिए चिल्ड्रन में से चाहिए, क्योंकि सभी की आप देख सकते हैं रेशियो अलग अलग है, सभी में नंबर्स अलग अलग है, समझ रहे हैं। तो ये कन्फ्यूज़न शायद आपको होना चाहिए था, ठीक है, शायद ना भी हो। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, 20%। अडल्ट है वो कितना परसेंट है, 30%। मिडल है जो कितना परसेंट है, 40%। और ओल्ड एज है वो 10%। कि कंप्लीट पॉपुलेशन में इनकी भागीदारी कितनी है, उसी हिसाब से हमारे कंप्लीट सैंपल साइज़ में इनकी भागीदारी उतनी ही होगी। जैसे कि चिल्ड्रंस की कितनी होगी 20, अडल्ट्स की कितनी होगी 30, मिडल की 40 और यहाँ ओल्ड एज की 10। अब आप इनको काउंट करें तो आपको डायरेक्ट मिलेगा, हमारा सैंपल हो जाता है तैयार 100 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमने पर्ची डाली 10,000 लोगों की और उसमें से निकालने की कोशिश की, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर हमें काफ़ी बड़ा सैंपल साइज़ है, जो काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन को स्टडी करना होगा, तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मुश्किल होगा। ये होता है आसान सिर्फ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ पर स्टूडेंट ही सारे यूँ समझ लीजिए 500 हैं, 700 हैं, उनमें से आपको है जो सैंपल निकालना है 150 का, तो वो आसान है। लेकिन स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग कब हेल्प करेगा हमारी, जब हमारे पास पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, 10,000 लोगों की पॉपुलेशन, चिट बनाने वाले को ही आपको सैलरी देनी होगी, ठीक है। तो ये एक मेथड था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कैसे आप सैंपल को चूज़ करेंगे एक पॉपुलेशन से। एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल, ईजी लैंग्वेज में हमने राइट डाउन किया। नेक्स्ट आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। आप क्लस्टर सैम्पलिंग को भी यहीं से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, यूपी का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। यूपी में क्या है, हमें यूपी को कवर करना है। अभी डिस्ट्रिक्ट तो हमने स्ट्राटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से कर लिया, अब हम क्लस्टर सैम्पलिंग से क्या करेंगे, यूपी को कवर करेंगे। यूपी में हमने क्या किया, 5 उनके जो डिस्ट्रिक्ट बोल लीजिए आप, या फिर उसमें जो बड़े बड़े जो शहर हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को ले लेंगे। मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट ए, डिस्ट्रिक्ट बी, डिस्ट्रिक्ट सी, डिस्ट्रिक्ट डी और डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया हमारे पास एफ, सॉरी सो ए बी सी डी ई एफ हमने डायरेक्ट मान लिए, 2 3 और 2 5 हमने डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए। हो सकता है आप 1-2 डिस्ट्रिक्ट और ले ले, जी बना ले, एच बना ले, ये लो जी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन मोटिव क्या है, स्ट्राटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या था, हमने एक पॉपुलेशन को कवर करने की कोशिश की थी, जो कि आपके ज़िले की पॉपुलेशन थी, डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन थी। अब हम यहाँ पर एक स्टेट पर चले गए, उससे और बड़े पैमाने पर चले जाते हैं, जहाँ पर हम किसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे प्लेस को, जियोग्राफिकल एरिया को। तो इसी वजह से क्लस्टर सैम्पलिंग को जियोग्राफिकल सैम्पलिंग भी कहा जाता है, या एरिया सैम्पलिंग कहा जाता है, कि हम एक पर्टिकुलर एरिया को ही कंप्लीट कर रहे हैं, कि हम इस एरिया में से क्या निकाल रहे हैं, सैंपल निकाल रहे हैं। अब इसमें से सैंपल कैसे निकालेंगे, ये भी कन्फ्यूज़न है ना। अब इसमें से तो हमने रेशो वाला एग्जाम्पल समझ लिया। अब इसमें क्या होगा, यूपी में हमने रैंडमली एक लिस्ट में से हमने रैंडमली चूज़ किया कि हम ये 6 स्टेट है जो, सॉरी स्टेट कह रहा हूँ, 6 डिस्ट्रिक्ट हमने है जो रैंडमली उन पर क्लिक कर लिया कि 6 हमने डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लिए। अब इन 6 डिस्ट्रिक्ट में से हमने क्या किया, 3-3 स्कूल हमने यहाँ पर है जो उठा लिए, 3-3 स्कूल सभी से, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 क्या किया, 3-3 स्कूल हमने जो क्या किया, इनसे ले लिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर 6 लिए हैं, तो आप 6 स्कूल इसके कवर करें, 6 इसके कवर करें, 6 इसके, 6 इसके, हर एक डिस्ट्रिक्ट से 6 स्कूल लीजिए। और हर एक 6 स्कूल से आप क्या लेंगे, 6 स्टूडेंट्स ले सकते हैं रैंडमली। या आप कंप्लीट स्कूल्स को ही स्टडी कर लें कि स्कूल्स में कितनी पॉपुलेशन होगी, 1000, 500, 600, इट में भी पॉसिबल कईयों में 200 हो।
तो उससे क्या होगा, हम जितना पॉसिबल होगा वो एरिया कवर हो जाएगा। मान लीजिए आपका कोई मेथड है, टीचिंग मेथड, वो आप अप्लाई करना चाहते हैं कहाँ पर, स्टूडेंट्स पर, और एक बड़े सारे एरिया को है जो क्या कर रहे हैं, कवर करना चाहते हैं। तो सैम्पलिंग कैसे चूज़ करेंगे हम, क्लस्टर सैम्पलिंग। गुच्छा बन गया देखो यहाँ पर कैसे, यूपी में 6 डिस्ट्रिक्ट, 6 डिस्ट्रिक्ट में 6 स्कूल, 6 स्कूल से हम फिर 6 स्टूडेंट्स ले सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी है वो कैसे आप सैंपल को चूज़ करेंगे। लेकिन ये एक तरीका मैंने बताया, इस तरह हम जो एरिया को कंप्लीट करते हैं। समझ में आया कि सबसे पहले हम निजी काम कर रहे थे एक स्कूल में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से हमने 500-600 बच्चों के ग्रुप में से 150 का क्या निकाल लिया, सैंपल निकाल लिया। फिर हम डिस्ट्रिक्ट पर आ गए जहाँ पर हमें पर्ची बनाकर जो सैम्पलिंग करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होने वाली थी, इसलिए हमने स्ट्राटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ किया, जहाँ पर हमने छोटे छोटे ग्रुप में उस पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। उस ग्रुप में, उस पॉपुलेशन में से जितनी भी उसकी भागीदारी थी उसी के हिसाब से हमने क्या किया, सैंपल में उनको पार्टिसिपेट करने दिया। क्लस्टर सैम्पलिंग में हमने क्या किया, ब्रॉड एरिया को कंप्लीट करने की कोशिश की कि इतना एरिया हम कवर कर देंगे, इसलिए इसको है जो एरिया सैम्पलिंग भी कहा जाता है, या जियोग्राफिकल सैम्पलिंग भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग। एग्जांपल्स देखिए बिल्कुल ऐसे ही राइट डाउन किए, कोई भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, आप पढ़ लीजिएगा इनको। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात आती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी सैम्पलिंग होगी, जहाँ पर इंडिविजुअल मीन्स पॉपुलेशन में से, जो हमने यहाँ पर क्या बनाया था, 1000 की पॉपुलेशन में से किसी के पास कोई भी चांस नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो सैंपल में पार्टिसिपेट कर पाएगा। एग्जाम्पल आप कॉफ़ी का ही लीजिए, मान लीजिए आपको 1000 है आपके एरिए की, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं 1000 लोग वहाँ पर हैं। ठीक है, कॉफ़ी और अलर्टनेस, हम यही एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सैम्पलिंग आपको चूज़ करनी है। तो आपने क्या किया, अरे यार कहाँ पर दूर भागेंगे, आप जैसे ही घर से बाहर निकले आपने क्या किया, अरे 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 रुको भाई, तुम्हारे पे ना रिसर्च करनी है, तुम्हें कॉफ़ी कब पिलाएंगे और आपकी अलर्टनेस को चेक करेंगे, ऐसे आपने किया। तो जो भी आपको मिल रहा है उसी के साथ है जो आप काम चला रहे हैं, तो इसे कहेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कि हमारे पास जो सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल और आइटम्स पॉपुलेशन में से उसके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन नहीं है कि वो सैंपल में पार्टिसिपेट कर पाएगा। अंडरस्टैंड, वो होगी नॉन प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब नॉन प्रोबेबिलिटी के मेथड्स पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं, ये भी काफ़ी मज़ेदार है। इसके देखिए क्या कहेंगे, हैफाजार्ड सैम्पलिंग और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग और कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब इसको समझ में आएगा आपको कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग से। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, आपने सोचा कि मुझे तो रिसर्च करनी है, मैं बाहर जाता हूँ, जैसे ही आपको बाहर जो भी पहला पर्सन मिला उसे कोई आप कॉफ़ी पिलाना शुरू कर दे, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। समझ रहे हैं, आपकी अपनी सुविधा के अनुसार। या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, मान लीजिए आप किसी स्कूल में टीचिंग मेथड ही अप्लाई करने वाले हैं और बाय द डिफ़ॉल्ट जिस स्कूल में आप जा रहे हैं वहाँ पर आपकी कोई फ्रेंड मिल जाता है और आप उन्हीं की क्लास के स्टूडेंट्स पर वो अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या होगी, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग होगी। देखिए कितना ईजी है ना। एक बार सैम्पलिंग समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद काफ़ी ईजी हो जाती है। कोटा सैम्पलिंग किसे कहेंगे, अब आपने क्या देखा होगा, हमारा सभी का कोटा होता है बच्चों का, SC, BC, OBC, जनरल, ये कोटा हमने सभी ने फेस किया है कि जब हम कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर कोटा होता है। तो अब ये बताइए कि उनको कैसे पता चलेगा कि वो हमें इन स्टूडेंट्स को पिक करना है, नहीं पता चलता। तो उन्होंने क्या कर दिया, ये कोटा बना दिए। ठीक है, ये ग्रुप, हम ये कैटेगरी कह सकते हैं, और ये तब तक यहाँ पर लोग आते रहेंगे जब तक ये कोटा फिल नहीं हो जाता। ऐसे हम जो क्या करेंगे, ऐसे हम भी सैम्पलिंग करेंगे, कोटास तैयार कर देंगे, और अगर वो कोटा फिल हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए एक पहले ही सिलेक्टेड है। सीट्स होती हैं ना एग्ज़ाम्स में कि मान लीजिए BC की 20 हैं, SC की 10 हैं, जनरल की 18 हैं, या फिर हम बोल दें जनरल की ज़्यादा होती हैं 28 कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर दें कि ये पहले से ही स्पेसिफाइड है, पहले से ही हमने सेलेक्ट कर रखी है कि इतनी ही सीट्स हम फिल करेंगे, तो उसको कहेंगे कोटा सैम्पलिंग। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है, आपने स्नो देखी होगी, बर्फ़ देखी होगी, या फिर आपने कभी वो बर्फ़ का जो गोला आता है जो उसको बर्फ़ को घिसा कर और फिर जो खाते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें क्या करता है, वो पहले तो बर्फ़ को ब्रेक करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फिर उसको इकट्ठा कर देता है और फिर हमें जो वो गोला बना कर देता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग ऐसी ही है कि यहाँ पर आपको क्या, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको सैंपल तो ऐसा नहीं है कि 1-2 सैंपल से काम चल जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, मान लीजिए जो लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं,
अब ड्रग्स वो मेडिसिन वाले ड्रग्स नहीं है, यहाँ पर है जो नशा वाला ड्रग है, ठीक है। हीरोइन, अब ये हीरोइन वो हीरोइन नहीं है, या फिर हम कौन सा ड्रग है, DH, नहीं, आप भांग लगा सकते हैं, ठीक है। भांग, हीरोइन, स्मैक, ड्रग्स जो भी है, कोकेन, देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल, अभी तो मुझे याद ही था ही नहीं, कोकेन। मान लीजिए जो लोग कोकेन कंज्यूम करते हैं, अब आपको वो आम मिल जाएंगे क्या? आप बाहर जाएंगे, अरे तुम तो कोकेन पीते हो, आओ यार मेरी रिसर्च में आप पार्टिसिपेट करो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और कोकेन पीने वाला आपके सामने आएगा भी क्यों? अब ये पी जाती है, ली जाती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये ड्रग है, इसको कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें कोकेन वाले जो लोग कोकेन कंज्यूम करते हैं उनको पहले एक पर्सन को ढूंढना होगा। मान लीजिए काफ़ी मशक्क़त के बाद आपको क्या मिल जाता है, एक पर्सन मिल जाता है जिसका नाम है आरव, ठीक है। अब आप आरव को सैंपल में आप इंक्लूड कर लेंगे, और इंक्लूड करने के बाद उसकी आप क्या करेंगे, रिसर्च उससे करना शुरू कर देंगे, उससे इन्फॉर्मेशन जो आपको लेनी है वो लेंगे। अब आरव के बाद जैसे ही आरव से इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, आप क्या कहेंगे, यार एक छोटी सी हेल्प कर दे, देख ना तो मैं किसी को बताऊंगा, ना मैं पुलिस वाले के पास जाऊंगा, ठीक है, तू ना मुझे एक का और कॉन्टैक्ट दे दे ताकि मेरी ना रिसर्च थोड़ी अच्छी हो जाए। तो आरव क्या करेगा, रुचि का रुचि का नाम वो डाल देगा, उन्होंने ये लड़की भी है ना कोकेन कंज्यूम करती है, तो आप जाइए इसके पास, मैं आपको इसका नंबर एड्रेस देता हूँ। अब रुचि के बाद उसने क्या किया, रियांशी के पास गया, वो रियांशी भी कोकेन यूज़ कर रही है। रियांशी ने क्या किया, एक और, भाई मुझे ना प्लीज़ यार एक सैंपल और दे दे यार, मैं फिर मेरी रिसर्च अच्छी हो जाएगी, हमें ऐसा करना होता है, ठीक है। फिर वो दीपक के पास चला गया, दीपक ने फिर सैम का दे दिया, या फिर ऐसे करते करते ये कि क्या बन रही है, चेन बन रही है, एक दूसरे को हम रेफ़र कर रहे हैं, जैसे गूगल पे में रेफ़र करते हैं ना, वैसे ही हम ऐसे रेफ़र कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये स्नोबॉल है कि हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े हैं, इनको बर्फ़ का टुकड़ा समझ लीजिए, और इनको बॉल बना रहे हैं, कंप्लीट एक हमारा जाल तैयार हो जाएगा, नेट तैयार हो जाएगा इसी से, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग का, कैसे हम सैम्पलिंग करते हैं, और ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप किसी को पकड़ेंगे और वो कोकेन पीता हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है, देखिए ये भी काफ़ी ईजी है। मान लीजिए देखिए 600 स्टूडेंट्स है, यही एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, 600 स्टूडेंट हैं, और 600 स्टूडेंट में से आपको कितने का सैंपल लेना है, 60 स्टूडेंट्स का। तो आपने क्या कर दिया, सिंपल बोल दिया कि हर एक 10th स्टूडेंट है जो मेरा क्या होगा, या 10 को छोड़कर है जो मेरा सैंपल में वो भाग लेगा। 60 स्टूडेंट का हमें क्या करना होगा, सैंपल चूज़ करना है। तो हमने क्या कर दिया, 10th डिजिट, एवरी nth डिजिट हम बोल सकते हैं कि आप 10th कंसीडर करें, 20th कंसीडर करें, 25th कंसीडर करें, कि 600 स्टूडेंट की सीरीज़ में हर 10वां बच्चा मेरा सैंपल होगा। ये है सिस्टमेटिक, एक सिस्टम से चल रहे हैं आप। सीधी सी बात कि आपने मान लीजिए ये बोल दिया कि जो इस रो में जो 30वां बच्चा है वो बाहर आ जाओ, फिर उससे नेक्स्ट जो 30वां बच्चा है वो भी बाहर आ जाओ, उससे नेक्स्ट 30वां जो बच्चा है वो भी बाहर आ जाओ। ऐसे करके हमने क्या किया, सैंपल को बनाया है। पहला जो स्टूडेंट चूज़ कर रहे हैं उससे पहले आप ये देखिए 600 स्टूडेंट में से आप किसी एक स्टूडेंट को चूज़ करेंगे, 1 स्टूडेंट को। अब यहाँ पर जो एक स्टूडेंट को जब हम चूज़ कर रहे हैं तब तो हमारे पास सभी के पास इक्वल चांस है, 600 के 600 स्टूडेंट के पास बिल्कुल बराबर चांस है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो ना जाने कौन सा स्टूडेंट है जो हमारी सैंपल में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसीलिए हमने इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक बोला है। उसके बाद हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी। अब उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी क्यों बोलते हैं, फिर तो हमने फिक्स ही कर दिया भाई कि nth डिजिट हमने 10th डिजिट 15, 20, 25, 35 ये ऐसे है जो क्या हो जाता है, हम सैंपल को चूज़ करते हैं। मान लीजिए 10 करने हैं तो 10 लिए और चलो अपना काम करो सिंपली। तो ये था सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ओके, ये हमारा हो गया हाइपोथेसिस। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। वीडियोस आपको कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, एग्जांपल्स कैसे लगे, ये आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नोट्स आपको ₹9 पे करने होंगे। व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को आप है जो सब्सक्राइब कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं फर्दर वीडियोस की अपडेट्स के लिए। MPC 0, 1, 2, 3, 4 ये बुक्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।